The poem from an elegy written in country churchyard has been composed by Thomas Gray. It is sad song. Elegy means sad song. One evening, the poet is sitting in country churchyard. It was time of evening. Everyone was returning to home, like cattle, like farmer. The poet is all alone, and he is looking at the graves of his forefathers who are buried in them. Emotions come, and he started to write this poem. Therefore, its name is An Elegy Written in Country Churchyard. The brief summary of this poem. There was perfect silence everywhere. The poet sat down and lamented over the dead villagers buried there. In this environment, the powerful emotion of the poet find their expression in the form of this poem, An Elegy Written in Country Churchyard. He was so sad that he tells that no one can wake up his forefathers from their graves. The first stanza, the curfew tolls and the nail of parting day, the lowing herd wind slowly over the lea. The plowman homeward plod in his weary way and leave the world to darkness and to. पोएट कह रहा है कि दिन का अंत हो रहा है. क्यों? क्योंकि चर्च में संध्या के समय घंटियों की आवाज आ रही है. यह दर्शाती है कि दिन का अंत हो गया है. कैटल जो पशु हैं वो धीरे धीरे घर की ओर आ रहे हैं. वे चारागाह के टेढ़े मेढ़े रास्तों से चल रहे हैं. किसान जो अपने खेत को जोत रहा था वो थक गया है. वो भारी कदमों से घर की ओर बढ़ रहा है और शीघ्र ही घर पहुंच जाएगा. लेकिन पूरे संसार में अंधेरा हो जाएगा. लेकिन कभी यहां पर अंधेरे में अकेला बैठा हुआ है और वह इस संसार के बारे में सोचेगा. अपने फोरफादर्स जो दफनाए गए हैं उनके बारे में वो सोचेगा. इन द सेकेंड स्टेंजा, beneath those rugged elms that yew tree sat, where heaps the turf in many mouldering heap, each in his narrow cells forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. कवि कहता है कि मेरे सामने कुछ चिरावेल के पेड़ हैं, कुछ सदाबहार के पेड़ भी हैं. उन पेड़ों के नीचे छोटी छोटी कब्रें हैं. ये कब्रें नष्ट हो रही हैं. कब्रों की मिट्टी उबड़ खाबड़ तथा टूटी हुई है. ये कब्र छोटे से गांव में रहने वाले लोगों के सीधे साधे और निरक्षर पुरुषों की है जो सदैव के लिए यहाँ दफन हो चुके हैं. थर्ड स्टेंजा, द ब्रीजीज call of the essence breathing morn, the shallow twittering from the straw-built shed, the cock's shrill clarion or the echoing horn no more shall rouse them from their lowly bed. कवि कह रहा है कि प्रातःकाल फूलों की सुगंध आ रही है. प्रातःकाल की ठंडी सुखद बयार हवा लोगों को चहल पहल के लिए आकर्षित करती है. तिनके से बने छोटे घोंसले में अबाबील पक्षी बैठा हुआ है. अबाबील का चहचहाना बड़ा सुखद है. मुर्गा लोगों को जगाने के लिए प्रातःकाल तीखी आवाज दे रहा है. शिकारी शिकार के लिए जा रहे हैं. वे अपने सींग के बाजे बजा रहे हैं. सींग के बाजे की प्रतिध्वनि सर्वत्र फैल रही है. इन सब बातों से लोगों
इन सब बातों से लोग जागकर इधर उधर चलते फिरते हैं, परंतु ये समस्त क्रियाकलाप मेरे जो फोर फादर्स हैं उनको चिर निद्रा से जगाने में असमर्थ है, क्योंकि उनकी यह नींद कभी न जागने के लिए है, अर्थात वो कभी भी अपने कब्रों से उठ करके बैठ नहीं सकते, हमेशा हमेशा के लिए सो गए। In the fourth stanza, let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure. Not grandeur here with the disdainful smile, the short and simple annals of the poor. It is very very important stanza. इस स्टेंजा में पोएट कहता है कि मेरे जो फोर फादर्स थे वो बहुत ही गरीब थे, लेकिन हमको उनकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना है। वो कठिन परिश्रम करते थे, ये उन कार्यों को करते थे जो मनुष्य के लिए आवश्यक होता है। उनके मनोरंजन बड़े सादे थे, जो उनके भाग्य में था वही उनको मिला। उन्होंने जो कुछ भी किया, परंतु उनके कार्य प्रसिद्ध नहीं थे। महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को इन कार्यों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब बड़े आदमी इन आदमियों के साधारण कार्यों को सुने तो उन्हें इन कार्यों को तुच्छ मानकर हंसना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे फोर फादर्स थे, वो हमारे पूर्वज थे, अतः उन पर हमें किसी प्रकार का मजाक नहीं उड़ाना है। द लास्ट स्टेंजा, द बूस्ट ऑफ heraldry, pomp and power, and all the beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hours, the path of glory lead but to the graves. सबसे अंतिम स्टेंजा में पोएट कह रहा है कि कुछ लोगों को ये गर्व होता है, ये घमंड होता है कि वो अच्छे कुल में उनका जन्म हुआ है। शक्तिशाली व्यक्ति बाहरी ठाट बाट से घिरे रहते हैं, सुंदर व्यक्ति तथा धनी व्यक्ति बहुत प्रशंसा और सम्मान पाते हैं, परंतु उनमें से कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता। मृत्यु तो शाश्वत है, मृत्यु प्रत्येक को अवश्य आनी है। सभी उस क्षण की प्रतीक्षा करते हैं। किसी को अपने कार्यों के लिए बहुत प्रसिद्धि और सम्मान भले ही मिल जाए, परंतु अंत में उसे मरना ही पड़ता है। अतः सबका अंत समान है। बड़े आदमियों को गरीबों के साधारण और अनजाने जीवन को तुच्छ नहीं समझना चाहिए और न उनका मजाक उड़ाना चाहिए। The explanation of fourth stanza, let not ambition mock their useful toil. The poet tells that we should not make fun of their labor, what they have done. They did things which are necessary for man. Their enjoyment, their homely joys were simple. They did what fate allowed them to do, but their actions were not famous. Ambitious person should not make fun of them. When great people hear the simple life records of these villagers, they should not smile, they should not mock, they should not make fun of them. Last stanza, the boost of heraldry, pomp and power. In this stanza, poet tells that death is universal to all. Therefore, we should not have pride if we are born in decent family, very rich family. Some people are proud of their long descent. Powerful person are surrounded by many things. Beautiful person
and wealthy person gain much praise and honor in their life, but none of them can escape death. Death is sure, it is universal. Albeit for that moment, one day get high fame. One may get high fame and honor for his action, but in the end one must die. So the end of everyone is the same. So the great and ignorant man should not look down upon the simple and unknown life. If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.